सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात करेंगे। असासे ज़ाहिर करने की स्कीम का आज आखिरी रोज़ है, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ IMF बोर्ड का इजलास है। पाकिस्तान के लिए कर्जा प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। 3 साल कर्जा प्रोग्राम है, पाकिस्तान को ये मिलना है नहीं मिलना, इसका हतमी फैसला हो जाएगा। हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। महंगाई पर भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गुलाम मुर्तज़ा, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये बता दें, अब से कुछ देर पहले की खबर है कि जायदादें जब्त करने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बार बार ये कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी, जो लोग अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे उन्हें किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। सो इस्लामाबाद में तकरीबन 6 कनाल की अराजी है जो कि नून लीग की रहनुमा चौधरी तनवीर की है, उससे जब्त कर लिया गया है। FBR को इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह कराची में भी अराजी को जब्त करने की इजाज़त दे दी गई है। प्लॉट्स हैं सिविल लाइन्स के एरिया में जिन्हें जब्त किया जाएगा। सो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इसी सारी सूरत हाल पर सबसे पहले मैं चाहूँगी गुलाम मुर्तज़ा, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, ये अब किस तरह सिलसिला शुरू होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप हमें आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया सैरिश। जो एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी, इसमें बुनियादी तौर पे 3 जोन तश्कील दिए गए थे, जिसमें एक लाहौर, कराची और रावलपिंडी के 3 जोन्स बनाए गए हैं। और इनके चेयरमैन जो हैं 22 ग्रेड के ऑफिसर जमील अहमद हैं। और इस अथॉरिटी के जो SOPs हैं उसके मुताबिक ये था कि ये तहकीकात करेगी बेनामी अकाउंट्स के हवाले से, बेनामी जायदादों के हवाले से, बेनामी असासों के हवाले से, और जहाँ पे भी बेनामी असासे जो हैं वो नज़र आएंगे उनको ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसलिए ये एमनेस्टी स्कीम भी जो थी वो लॉन्च की गई थी, जिसकी आज आखिरी तारीख़ है। लेकिन ये जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, इसके फ़ाल होने का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से शुरू हो गया था। इसका काम इसने 1 जुलाई से शुरू कर दिया था। तो इसी तनाज़ुर में आज जो रावलपिंडी में इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर वहाँ के हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है कि उनके पास रिपोर्ट्स थी कि जो 6 से 7 हज़ार कनाल अराज़ी है, काफ़ी महंगी ये अराज़ी है, जो कि सेंटर चौधरी तनवीर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी है। और ये उन्होंने अपने जो मुलाजमीन थे उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी जो थी वो मुंतकिल करवाई हुई थी। बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो इस तरह से हमेशा बिज़नेस करते आ रहे हैं बेनामी। अब क्योंकि बेनामी के हवाले से कानून साजी कर दी गई है और ये अभी अमल दरामद इसके ऊपर शुरू हो गया है। सही 6000 कनाल अराजी जो कि जब्त की गई हैं और लीगी रहनुमा राना तनवीर की अराजी जो कि जब्त की गई है। और इसी तरह कराची में भी जायदादें जब्त की जाएंगी जो कि बेनामी हैं, जिनका वाली वारिस कोई नहीं है। मैं आपकी तरफ गुलाम मुर्तज़ा दोबारा भी आऊँगी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ का कानून है 2017 का, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि नून लीग के दौर में आया था, लेकिन इस पर जिस तरीके से अमल होना चाहिए था वैसे इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ही अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये इस कदम को आप हुकूमत की मईशत की बहाली के लिए किस तरह देख रहे हैं? FBR की सम तक क्या आप दुरुस्त समझते हैं? दूसरा जो अब टारगेट FBR के लिए रखा गया है, आपको क्या लगता है उसको उस कलेक्शन के हदफ को हासिल करने में मदद मिलेगी? देखिए, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने बेनामी खाते रखे थे या बेनामी असासे रखे थे, या उनके पास वो नाजायज़ दौलत है जो टैक्स एमनेस्टी स्कीमों में ज़ाहिर नहीं की गई, अब बिल्कुल ये वक्त आ गया है कि उनको सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि हुकूमत ने काफ़ी मौक़े दे दिए थे। और आज जैसे आपको पता है, और आपने अभी जिक्र भी किया कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो रही है, लेकिन इस वक्त जो कुछ एक्शन हो रहा है वो टैक्स एमनेस्टी के तहत नहीं है। उसकी वजह यह कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम सियासतदानों के लिए और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं थी।
तो अभी टैक्स एमनेस्टी के साथ जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया उनके खिलाफ एक्शन कल से शुरू होगा, आज नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो अभी उनके पास वक्त है कि वो डिक्लेयर कर सकें। ये जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो हैं जो सियासतदान हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। एमनेस्टी स्कीम उनके लिए नहीं थी, उन्होंने बेनामी खाते रखे थे, बेनामी प्रॉपर्टीज़ रखी थी, और वो हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं कि उनको ज़ब्त कर सके, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। तो ये शुरू करने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब असल काम जो होगा वो कल से होगा कि वो तमाम लोग जिन्होंने कई हज़ार अरब रुपए के असासे बैंक डिपॉजिट्स कौमी बचत स्कीमों में लगाया है, क्या वाकई हुकूमत उनके ख़िलाफ़ भी उसी तेज़ रफ्तारी से FBR बढ़ता है? चूँकि मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च की है, अगर वो उनके मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, वो उससे तकरीबन 1000 अरब रुपया हुकूमत को वसूल हो सकता है। और अगर वो वसूल कर लिया जाता है तो फिर ये जो 500 अरब के टैक्स लगाए हैं जिसका शोर हो रहा है, या जो बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं जिसका शोर हो रहा है, वो फिर वापस लिए जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ इसकी खैर मकदम करना चाहिए। बिल्कुल खैर मकदम करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि हमारे देखने वालों के लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ये बेनामी और अनडिक्लेयर्ड का जो फ़र्क है, ये फ़र्क अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, क्या फ़र्क है? देखिए, ऐसा होता है कि एक आदमी है, वो उसके पास पैसा है और वो अपने ड्राइवर के नाम से, किसी चौकीदार के नाम से या किसी फर्जी नाम से जिसका वजूद नहीं है, अगर वो खाता रखता है या प्रॉपर्टी रखता है तो वो बेनामी कहलाता है। असल मालिक जो है मिस्टर ए हैं, वो जेड के नाम से रख दिया है या किसी फर्जी नाम से रख दिया है, चौकीदार हो सकता है, माली हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ये सब बेनामी है। और इसको खिलाफ कानून करार देने का कानून बन चुका है और वो काबिल अमल हो चुका है। तो अब उसको पर ज़ब्त करना कौमी मुफाद में है, कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सही। मगर मैं जो चीज़ बार बार कहूँगा कि कल से असल जो शुरू होगा तमाशा, वो शुरू होगा कल से। इसलिए कि ये तो सियासतदान हो या पब्लिक होल्डर्स पर आज हाथ डाला जा रहा है। अगर जो सियासतदान या पब्लिक होल्डर नहीं है, अभी उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता, वो कल डाला जाएगा, क्योंकि अभी टैक्स एमनेस्टी ख़त्म होने के बाद ऑपरेशन होना है। वो चीज़ असल होगी कि हम देखते हैं कितनी शफाफियत के साथ, कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ वो पैसे वसूल होते हैं, ताकि उस पैसे को आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। मगर एक चीज़ मैं बार बार कहूँगा, देखिए अभी आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैं एक जुमला रहता है कि अभी ये बार बार ख़बरों में आ रहा है कि एक ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ जो है बेनामी जो है वो बहुत सी जायदादें निकली हैं और शेयर्स निकले हैं समिट बैंक के। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एहतसाब कर रहे हैं तो ये भी ज़रूर देखें कि उसको लाइसेंस किसने दिया था समिट बैंक को, इसलिए कि उसके जो मालिकान हैं वो मशकूक उसके हैसियत के हामिल हैं। तो अगर अकाउंटेबिलिटी पूरी करें तो फिर पाकिस्तान जी। अच्छा, यहाँ पे अभी हम बेनामी की बात कर रहे हैं और देखिए अभी सब लोग खबरों में देख भी रहे हैं कि बेनामी जायदादें ज़ब्त हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन खबरों को देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि डर रहे होंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो लोग जो कि बेनामी हैं या फिर मुलाजमीन हैं, किसी का बावर्ची है, किसी का माली है, और अगर उसके अकाउंट में कोई इस तरह की रकम मौजूद है जो कि उसकी नहीं है, या अगर उसके नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी नहीं है लेकिन उसके नाम पर है और वो डर रहा है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? वो इस वक्त क्या सोचे? देखिए, उसमें दो पोजीशंस हैं। एक तो ये कि जिस आदमी के नाम से रखा गया है, बाज़ औक़ात ये किया था कि उससे आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले ली और बैंक के साथ मिली भगत करके या और हुकूमत के महकमे के साथ उसके नाम से ले ली। उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसके आपने दस्तखत बना दिए, तो वो तो बरीज़ ज़िम्मा है, उसको तो कुछ नहीं पता। लेकिन जब अगर उसको पता चल गया था, ये कानून साजी हो गई थी, तो वो उसको चाहिए था कि वो हुकूमत के साथ, कौम के साथ कोऑपरेट करे और डिस्क्लोज़ कर दे। लेकिन अगर उसने नहीं किया तब भी असल मालिक फंसेगा, असल मालिक पकड़ा जाएगा। वो बेचारा गरीब मुलाजिम है, उसको नौकरी करनी है, उसको रिस्क बनाना है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने कौमी दौलत लूटी और मुलाजमीन के नाम से जो है उसको रख दिया, उससे आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, उससे दस्तखत करा लिए या उसके जाली दस्तखत। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान है और पूरे पाकिस्तान में आवाम की चीखें निकली हुई हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लें, ख्वाह अशय खुरनोश हों, पेट्रोलियम मसनूआत हों, बिजली हो, गैस हो, CNG हो, हर चीज़ की कीमतें इस वक्त बढ़ चुकी हैं। डॉलर को ब्रेक लग नहीं रहा और रुपए की कदर है कि गिरती ही जा रही है। ऐसे में जो आवाम है बुरे तरीके से पिसी हुई है और इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इंसान दोस्त हैं, गरीबों के लिए दर्द दिल रखते हैं और वो चाहते हैं कि इनके हक़ की बात करें, इनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि इनके मसाइल का कोई ना कोई हल निकले। आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसी एक शख्सियत जो कि इंसान दोस्त हैं, फ़िलैंथ्रोपी के काम वो करते भी रहे हैं और रमज़ान या आम दिनों में भी आपने उनको देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी उनको देखा जा रहा है, उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि जिस तरीके से वो गरीबों के लिए, आवाम के लिए इस महंगाई की लहर में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज़फ़र अब्बास साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के। मैं आपको ज़फ़र साहब खुश आमदीद कहूँगी स्टूडियोज़ में। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ, मैं चाहूँगी कि एक नज़र हम देख लें कि अवाम इस वक्त किस कदर परेशान है और जिस सूरत हाल का उन्हें सामना है उनके तासुरात क्या हैं। आप पहले मुलाहिज़ा कीजिए। जिसकी दिहाड़ी 600 या 700 है, तो अब आप बताएं कि वो उसमें आटा खरीदेगा, सब्ज़ी खरीदेगा या किराए भरेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसलिए कि हालात ऐसे इस किस्म के हैं जो पिछले जो आपके हुक्मरान थे वो इस मुल्क को लूट के ले गए। जी बिल्कुल, पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ मतलब फ़र्क पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ता है, दूसरी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ पे फ़र्क। और कुछ महंगाई हुई है, कुछ महंगाई दुकानदारों ने भी कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी की हुई है। उनने जो जाली तब्दीली का वादा किया था कि मैं पेट्रोल से 50 रुपये लीटर मिलेगा, महंगाई ख़त्म कर दूंगा, उसने कहा था गरीब को ख़त्म कर दूंगा, तो वाकई में उसने गरीब को ख़त्म कर दिया है। महंगाई का जो बम इन्होंने अवाम पे गिराया है और पाकिस्तानियों को मजबूर कर दिया है कि वो खुदकुशी कर ले। जी, महंगाई का एक तूफ़ान है जिससे अवाम काफ़ी परेशान है। अच्छा ज़फ़र साहब, आपको हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा है, वैसे आम भी देखा है, जिस तरीके से आप गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इससे किसी से ढका छुपा नहीं है। ये आपके दिल में ख्याल किस तरह आया कि आपको ये कदम उठाना चाहिए, और दूसरा ग्राउंड रियलिटीज़ आपने क्या देखी है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ यही है, हर आदमी बाशऊर है, हर आदमी के पास उसकी अप्रोच है। इस वक्त इंटरनेट गूगल पे पूरी दुनिया उसके सामने सही है। पूरी दुनिया में टैक्सेस लगाए जाते हैं और इस किस्म के टैक्सेस होते हैं जो आवाम दोस्त टैक्सेस होते हैं, जो आवाम की मर्ज़ी से लगाए जाते हैं। आवाम खुशी खुशी टैक्स अदा करती है। अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो आवाम किस चीज़ पर टैक्स नहीं दे रही है। आप किसी शहर में दाखिल हो तो टूल प्लाजा से लेकर, और अगर आप उसी शहर में मर जाते हैं तो कब्रिस्तान की कब्र तक का टैक्स आप अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब रह क्या गया था? अच्छा, आप आवाम दोस्त टैक्स अगर नहीं लागू कर रहे हैं, आप बंदूक की नोक पर लोगों से पैसा निकलवाना चाह रहे हैं, आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा, तुम्हारी गाड़ी जब्त हो जाएगी, तुम्हारी मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, ये कौन सी बदमाशी है? और उस बदमाशी के बाद भी आप लोगों पे वो टैक्स अगर कोई इलीगल है, आपकी है भी नहीं, किसी और के नाम पे आप उसको इस्तेमाल करें, डिक्लेयर नहीं किया, फिर तो जब्त होनी चाहिए ना। नहीं, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी पे टैक्स की बात कर रहा हूँ। अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पर सीट के हिसाब से टैक्स लेंगे। ऐसा टैक्स बोल रहे हैं, इस पर पूरी दुनिया के लोग हंस रहे हैं, सारी दुनिया के तजिया निगार हंस रहे हैं कि ये मजाक क्या हो रहा है। ये लोग दिन में ही सारी मीटिंगें करते हैं, रात की निजी महफिलों में कर रहे हैं। हम लोगों ने अदा करने हैं, जब तक टैक्स पे नहीं करेंगे। कर्जे हमने नहीं लिए, सराय महल हमारा नहीं है, कर्जे एक गरीब आदमी का नहीं है जो पैदा होने से मरने तक टैक्स दे रहा है, कर्जे उसमें नहीं है। कहने का मतलब जिन्हें पकड़ा गया उनसे निकलवाए जाए, आवाम पे बोझ न डाला जाए। तो आप कह रहे हैं डील करो, जाओ। आवाम का तो वो हाल, अभी वज़ीर आज़म ने कहा कोई एनआरओ नहीं दूंगा, कोई डील नहीं होगी। ठीक है, कहते रहे, वो तो आने से पहले भी कह रहे थे कि पेट्रोल के रेट 40 रुपए पे ले आऊंगा और क्या क्या कर दूंगा, और सब चीज़ें सब उल्टा ही हुआ है। आपके सामने डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। देखें, बात यह है कि अगर आपको टैक्स लेना है और आपने टैक्स इतना ख़तरनाक पेश किया था, तो आपको ये भी कहना चाहिए था कि आज के बाद आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तालीम हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे। आपका मरीज़ इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करेगा, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे अस्पतालों में आएगा। आपकी गाड़ियाँ जो टूटी हुई सड़कों पे सफ़र कर रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, जो पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, वो हम भुगतेंगे। आज के बाद जब आप टैक्स का सेल रिटर्न फाइल करेंगे, उसके अंदर आप ये पैसे हमसे वापस ले लीजिएगा। सही। ये कौन सा जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर कि आप बाइक मोटरसाइकिल सवारों के 8,500 लोगों के आपने कराची में चालान कर दिए कि जी हेलमेट नहीं लगाए हुए थे सेफ्टी की वजह से। आप रोके ना लेक्सस गाड़ी को, वो भी तो सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ। यही अवाम है ना जिसने गुज़िश्ता हुकूमतों को वोट देकर इलेक्ट कराया कि भी आओ लूटो पैसा, हमें मजीद गरीब करो। अवाम जब वोट डालने जाती थी, वोट पहले ही डल चुका होता है, ये बात सबको मालूम है। यानी कि आप हुकूमत के इस नैरेटिव को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि भी गुज़िश्ता हुकूमतों का किया धरा है, इदारों की हालत बुरी है, हमें इन्हें ठीक करना है, जिसकी वजह से सब करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में आपको नहीं मालूम 14% लोग हैं हुक्मरानी कर रहे हैं। आवाम करके क्या मिलेगा? थर आज तक वैसे ही नहीं है, कराची वैसे ही नहीं है, बल्कि उससे बदतर नहीं हो गया। कराची में सड़कें हैं आपके पास कोई अस्पताल है कराची में? वही बात आ जाती है, वो बोलेंगे मेरे पास स्विच तो नहीं है, इसका बटन दबाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इन सब लोगों को मार के एक नई जनरेशन पैदा होगी, उसका इंतजार हो रहा है।
इस आवाम को मार दिया जाए, ये तो हल नहीं है। कम से कम आपके सामने सारी चीज़ें हैं, लोगों की सूरत आप लोगों की हालत तो देखें, लोगों की हालत क्या कर दी है। एक गरीब आदमी जो है ना वो रोटी खरीद पा रहा है, ना अपने बच्चों के लिए दूध ले पा रहा है, ना घर का बिजली का बिल अदा कर पा रहा है, ना गैस का बिल दे पा रहा है, ना बाइक के लिए पेट्रोल ले पा रहा है, इलाज मुआवजा सब उसकी पहुंच से दूर कर दिया गया। आप देखें तो नौकरियों की क्या सूरत हाल है। अच्छी से अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ प्राइवेट कंपनियों में आदमी वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है। एक आम लड़का जो है बहुत मेहनत कर लेता है तो 10 साल बाद उसकी तनख्वाहें नीचे आ रही हैं, ना कि ऊपर जाएं। लेकिन वही बात है ना, जब मुश्किल वक्त कौमों पर आते हैं तो फिर एक कौम की तरह निकलना पड़ता है, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। थोड़ा मुश्किल वक्त है, यकीनी बात है। कौन से हुक्मरान हमारे पे? वही हुक्मरान जिनको हमने शाह महमूद कुरैशी को इससे पिछली हुकूमतों में देखा, आज भी वही हैं। जिनको हम पहले देख चुके वही तो सब हैं। कौम आपके सामने हुक्मरान सेम है, एक शख्स के बदल जाने से। कह रहे हैं कि जब लीडर की नीयत साफ है और लीडर अगर है अब सब कुछ ठीक करने वाला और जिसके स्पिरिट हाई के साथ वो काम कर रहे हैं, तो वो आपको याद होगा जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने कहा जी पुराने खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या ठीक करना है, ये वही सब कुछ करेंगे जो पहले करते रहे। उन्होंने कहा जी लीडर ठीक है तो खिलाड़ी खुद ही ठीक कर लेगा। ठीक है, ऐसा उनकी अपनी हिकमत अमली है, उस पर अमल कराएंगे। ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है आपको? अभी आप देखें ना किस तरह जायदादें जब्त की जा रही हैं जो बेनामी है, और जो टैक्स नेट है वो कहने बढ़ गया है। इतने लोगों ने इतना अरब दे दिया है, एक जितना भी दे दिया, मुझे किसी अमीर आदमी से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, इज्तिमाई खुदकुशियाँ करने वाले हैं लोग। आप सुनेंगे दुनिया में ये भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि लोग इज्तिमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत बुरा हाल है, बेरोजगारी, गुर्बत, जिल्लत। 2 साल का वक्त मांग रहे हैं। तो 1 साल पूरा हो चुका है, अगला भी 1 साल पूरा हो जाएगा। आपके सामने क्राइम रेशो देख लीजिए आप क्या चल रहा है। इंतहा तो आज ये हो गई, सुबह टीवी खोला तो जिन्ना लाहौर के एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के अंदर बंदा आता है, अपनी मर्जी से जिन लोगों को कत्ल करना है गोलियाँ मारता है, मार के चला जाता है, उसको बाद में गिरफ्तार कर रहे हैं वहाँ से। मतलब ना सिक्योरिटी आप दे सकते हैं, ना सेफ्टी दे पा रहे हैं, ना सेहत, ना तालीम, क्या देंगे आप? आप नहीं समझते हुकूमत को थोड़ा वक्त देना चाहिए? दे दें वक्त, हो सकता है जो आने वाले नए लोग होंगे जब वो पैदा होंगे, बड़े होंगे, तो इनकी शायद तारीफ़ करेंगे कि जी हमारे बड़ों को तो मार दिया आपने, हमारे लिए आपने खाने पीने का कुछ इंतजाम किया है। नहीं तो फिर आप इस सूरत हाल का हल क्या समझते हैं, किस पे ट्रस्ट किया जाए? कौन सा ट्रस्ट है? तो जुल्म हो रहा है, सरासर जुल्म और ज्यादती हो रही ना। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, जागीरदारों को आप छेड़ नहीं रहे, वडेरों को आप छेड़ नहीं रहे। अभी आप देखें ना कि ये जो अभी आप कह रहे हैं जागीरदारों को छेड़ नहीं रहेगी। नून लीग की रहनुमा 6000 कनाल अराजी थी जो कि जब्त हुई है। एक आदमी तो शुरू हो गया ना सिलसिला कल से, तो चल रहा है सब। अभी थोड़ी बहुत डील बन जाएगी, दोबारा रुक जाएगा। मामला सिर्फ बड़ों की हद तक है, नीचे गरीब आदमी की अगर आप देखेंगे सारा जुल्म उस पर हो रहा है। कितना बड़ा जुल्म है कि कराची में खबर चलती है कि 8,500 मोटरसाइकिल सवारों पे 21 लाख रुपए जुर्माना ठोक दिया गया। 12,000 रुपये की पुरानी मोटरसाइकिल आती है, उसके बाद आप 8,000 रुपये जुर्माना लगा के खुश हो रहे हैं। तो लगाएं ना उनके ऊपर जो 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, उन पर लगाएं 1 करोड़ 75 लाख रुपये जुर्माना अगर आप में हिम्मत है। जुल्म सिर्फ गरीब पर हो रहा है, जितना भी जुल्म हो रहा है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा। कोई गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। इनके जितने दस्तरखान थे कराची में सब उखाड़ के फेंक दिए गए, जितने एम्बुलेंसों के बूथ थे सब फेंक दिए गए। समझ से बाहर है, हुकूमत के पास ना एम्बुलेंसें हैं, ना हुकूमत के पास दस्तरखान है गरीब को खिलाने के लिए। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, किसी आफत की सूरत में लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या बनेगा, सब समझ से बाहर है। लेकिन फिर वही बात है ना कि हम में से एक तबका है जो कि इन करप्ट माफिया के राइट हैंड बने होते हैं, इनका मुकम्मल तौर पर साथ देते हैं। फिर वो हम लोगों में से लोग हैं जिनको वोट देते हैं, फिर इनको इक़्तिदार में लेके आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, गरीब आदमी जब वोट डालने जाता है, वोट पहले से डला हुआ। चलिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फिरदौस साहब, ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल मायूसी की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वही जमात में पुराने लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वो पहले भी थे, पीपल्स पार्टी में थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा नीचे आ जाएं, 50 बिल्कुल बहुत हैं वो। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने कुछ नहीं करना ना, ये लोग पैसा रिकवर कर रहे हैं, बस अवाम पर टैक्सेस डालते जा रहे हैं, अवाम परेशान है और रिलीफ कुछ नहीं आप लोगों ने। इसका जवाब आप ही दीजिए। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं पता कि इनकी कितनी नॉलेज है। नहीं, सबसे पहले वज़ीर आज़म नहीं है, ठीक है जी, जिसके जो इंजन का ड्राइवर है, इंजन जो है वो नहीं आ गया प्राइम मिनिस्टर की सूरत है। अगर इससे कोई और इमरान खान है तो वो बता दीजिए। मैं अगर फहरिस्त शुरू हो जाऊँ कि सदर भी आरिफ अलवी हैं, वो पहले पता नहीं कब किस जमात में सदर हैं, 22 साल वो रहे। गवर्नर भी सिंध का निया है, वो इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी भी हैं, जो इनको ये जानते हैं। जो पूरे कराची का हर MNA MPA किस जमात में रहा है, पहले उसकी बात करें ना, बाहर के लोगों की तो बात की बात करें। इसके अंदर बहुत सारे और भी वज़रा हैं जो कभी किसी और जमात में रहे। मुराद सईद किस जमात में थे ज़रा बता दें तो। मैं अली मोहम्मद किस जमात में थे, शहरियार आफरीदी किस जमात में थे। बात यह कि सियासी लोग किसी न किसी जगह ये तो नहीं होती कि तौबा का रास्ता बंद हुआ है, लोग अपनी नज़रियात को
शाह महमूद कुरैशी 2010 में पार्टी में आए थे, आज 2018 हो गए, 8 साल हो गए अपनी सियासी ज़िंदगी को पीटीआई को दिए हुए, और अगर उन्होंने पार्टी चेंज की है तो अब आप उनको किस वक्त तक चलाते रहेंगे इसी उसके अंदर। हम तो उसमें यकीन रखते हैं, हमने तो आतिफ मियाँ को भी जगह देने को तैयार हैं और हम हफीज़ शेख को भी देने की जगह तैयार हैं, जब तक हमें इस बात का ये लोग पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करेंगे। हम तो इसका पूरा यकीन रखते हैं। जहाँ तक बात यह है कि जो बात कर रहे हैं जेडीसी के और इनके जो है वो जितने खाने पीने के और जो स्टॉल से वो छोड़ देंगे, मेरा ख्याल समझता हूँ ये कि इनका अगर आप बजट देखें, अगर उसके अंदर एक दुकान का या एक शॉप का या एक लीगल स्पेस का किराया भी शामिल कर लें तो ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक काम इलीगल हो रहा होता है तो उसके चक्कर में दूसरे कितने इदारे और इलीगल काम कर लेते हैं वहाँ रख के, उसका नुकसान भी ज़रा सोचिए कि क्या होता है। तो दुनिया भर में वो मुझे कहीं दिखा दे किसी और मुल्क के अंदर जिसके अंदर ये काम हो रहा हो, ये गरीब आदमी आप मलेशिया जाइए, जिसके लिए देखिए हर जगह ये होता है। सही, वो ठीक आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि टैक्स देना पड़ता है, उसी से के सारे मामलात, मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैक्स पे करना पड़ता है, उसी से मामलात। अच्छा नहीं, अभी अब आ जाइए कि इस मुल्क की आबादी के अंदर कितने लोग टैक्स देते हैं। इस मुल्क की आबादी के अंदर टैक्स लोग कम देते हैं इसे, और उन लोगों को टैक्स बढ़ना चाहिए। जो जनरल इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको कम करना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन कब कम होगा? जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा। ये हुकूमत ने जितनी कोशिश कर रही है डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की, उसके अंदर नेट टैक्स नेट में लोगों को लाने की कोशिश कर रही है। 22 करोड़ लोग रहते हैं, 22 करोड़ लोगों में अगर 6 आदमी फी खानदान भी रखें तो 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ ख़ानदान में अगर 18% को आप ये समझ लीजिए कि वो सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी ए और बी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि टैक्स दे सकती है, तो वो 54 लाख टैक्स पेयर होते हैं। 54 लाख टैक्स पेयर के मुकाबले सिर्फ 12 लाख जो है टैक्स रिटर्न्स आते हैं। वो बाकी किधर गए? सही, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए क्या करें हम? सही, अगर ये सब चीजें नहीं की जाएंगी तो कैसे होगी? टैक्स हमेशा अमीर पे लगता है, खर्च किधर होता है गरीब का हल है। जफर साहब इसका हल बता रहे हैं। इसका बहुत आसान सा हल है, सरजानी टाउन से आगे एक बड़ा गड्ढा खोदा जाए और जितनी गरीब आवाम है उसको उसमें ले आके डाल दिया जाए और उस पर से मिट्टी डाल दें। इसका बहुत आसान हल है। आप 17,500 रुपये तनख्वाह रख रहे हो गरीब की और उसमें से भी आप कह रहे हो 10,000 आपको टैक्स दे दे। वो रोटी पर वो टैक्स देगा, सब्जी पे वो टैक्स देगा, टॉफी पे बच्चे को वो टैक्स दे रहा है, स्कूल की फीस में बच्चे को वो टैक्स दे रहा है। ना आप सरकारी स्कूल दे रहे हो, ना आप सरकारी अस्पताल दे रहे हो, ना आप सड़कें दे रहे हो, आप कुछ भी टैक्स किस चीज़ का मांग रहे हो? जी फिरदौस साहब, ये अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि किधर किधर टैक्स दे रहे हैं। हम अपनी आज़ादी का टैक्स दे रहे हैं, इससे कि हमारे साथ एक दुश्मन मुल्क लगा हुआ है जो हमारी आज़ादी को ख़त्म करने को तैयार होता है, जिसके लिए हम 1700 अरब देते हैं। क्या आप देने को तैयार हैं कि नहीं? मैं तो देने को तैयार हूँ। ठीक है जी। इस मुल्क के अंदर 2900 अरब रुपए जो है वो आप दे रहे हैं किस चीज़ में? इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर और कर्जों की किस्त जो हमने नहीं ली, जिसकी अय्याशी जिसने की है उसका जवाब दें। अब हम कहते हैं कि इस तो सर यही तो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे रिकवर करो ना, गरीब आदमी पे टैक्स का बोझ ना डालो, उनसे रिकवर करो। उनको जेलों में रखकर क्या मिलेगा? उनको आप जेल में डाल देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। जब कर्जा लिया इस कर्जे का डिफॉल्ट क्या करेगा? अगर बाप कर्जे लेके छोड़ जाए बच्चों के लिए तो बच्चे घर छोड़ दे, घर बैंक को दे दे, या कोशिश करें कि वो उस कर्जे को उतार के घर अपने पास रख ले। तो जो हालात है उनको ब्लेम किया जाए, जो राइटफुल ब्लेम है उसको आपकी सारी बातें सही हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं कराची के उस शहर की बात कर रहा हूँ, कराची की, जो आज से 100 साल पहले जिसका शुमार न्यूयॉर्क, कलकत्ता इन शहरों से मिलाया जाता था जिस शहर को, आज उस शहर को कचरे का शहर बना दिया गया है। उस शहर की आवाम जिसकी 70% आबादी स्लम एरियाज़ पे लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। के इलेक्ट्रिक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से गुंडा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले उस कराची को कर दिया गया है। लोगों की तनख्वाहें 17,500 आपने पास की अपने बजट के अंदर। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि 10 रुपए के साथ में रोटी लगाएं तो 18,000 की आ रही है, सिर्फ 10 लोगों की। तो भाई के लोग खुदकुशी कर लें, लोग मर जाएंगे, तहरीक इंसाफ किसी दिन अच्छा काम करेगी, 10 साल बाद 20 साल बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, तो उस वक्त तक जितने लोग हैं सबको मार दिया जाएगा। कराची की आबादी 2 करोड़ हो गई है। इस कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अरे सर मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हुकूमत की आपकी, मैं तो जनरल बात कह रहा हूँ। एक आवाम गरीब आवाम को आवाम दोस्त बजट देना था ना आपको, आपने तो आवाम दुश्मन बजट दे दिया सर। पेट्रोल की कीमत आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, गैस आप कहाँ ले गए, बिजली आपने हमारे को मुसल्लत कर दी है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़वा रहे हैं, टीचर नहीं है। जी जी
आप अगर जवाब नहीं देने देंगे तो मैं किसी का जवाब नहीं दे जी फिरदौस साहब कहिए। आप बोलते रहिए, मैं भी आपके साथ। ये सारी तकारीर मैं खुद करता आ रहा हूँ। जो कुछ आप कह रहे हैं कि सिटीजन्स को डिलीवरी नहीं मिल रही और ये बहुत बड़ा मसला है, मैं आपके साथ इन बातों पे साथ खड़ा हूँ। लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट, रियासत मदीना भी एक दिन में नहीं बनी थी। हम समझते हैं कि आप पहला स्टेप जो है आमदनी बढ़ाइए, करप्शन ख़त्म कीजिए और लोगों पे पैसे लगाइए। पाकिस्तान के पहले कब सबसे बड़ा मसला जो होता है तो लोगों के जब बीमारी आती है, किस सूबे में का कार्ड आया है, KPK में और पंजाब में, क्या ये 7.5 लाख रुपए मिल रहे लोगों को कि नहीं मिलते? लोगों को हाथ फैलाना पड़ता था हल्के हल्के। क्या KPK के स्कूलों में वो सर्विस मिल रही है जो कि एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए? वो सिंध के स्कूलों में नहीं, यानी मिसाल तो कायम हो चुकी है। आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। हम बस यही तवक्को करते हैं, हम बस यही तवक्को करते हैं कि आपने खुद कहा कि सिटीजन्स को उस तरीके से मिल रही है, अवाम परेशान है। खुदारा 2 साल का वक्त बहुत ज़्यादा है। एक वो आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा के नहीं खा पा रहा है इस वक्त इस महंगाई के दौर में, उसके लिए 2 साल गुजारना बहुत मुश्किल है। इस टाइम स्पेंड को कुछ कम करें और जल्द अज जल्द आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें। आप अपने साथियों से भी यही बात करिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। ज़फ़र अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।